नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लक्ष्य विद अतुल और आज हम कक्षा 10 के हिंदी विषय के बारे में बात करेंगे। हिंदी विषय का ये हमारा दूसरा वीडियो है। हमने पिछले वीडियो में हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास का अध्ययन किया था और आज हम हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को पढ़ेंगे। पद्य साहित्य के इतिहास के अगर काल विभाजन की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मुख्य रूप से हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल का टाइम पीरियड दिया हुआ है। इसके बाद मध्यकाल को 2 भागों में बांट दिया जाता है: पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, उत्तर मध्यकाल जिसे रीति काल के नाम से जाना जाता है। आधुनिक काल को भी निम्न भागों में बांट दिया जाता है। तो अब हम बात ये करते हैं कि हाई स्कूल में क्या क्या सिलेबस में दिया हुआ है। तो हाई स्कूल में इसमें से आपको आदिकाल नहीं पढ़ना है। मध्यकाल का भी पहला हिस्सा यानी पूर्व मध्यकाल आपको नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ पढ़ना है रीतिकाल उत्तर मध्यकाल के अंतर्गत और पूरा आधुनिक काल। तो इन सारी चीज़ों को आइए एक एक करके प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम रीतिकाल के बारे में बात करते हैं। रीतिकाल में काव्य का उद्देश्य राज दरबारों के माध्यम से अर्थोपार्जन रह गया था। इस समय राजा व सामंत अपने दरबारों में कवियों को आश्रय प्रदान करते थे और उनसे अपनी बड़ाई करवाते थे। यानी कवि जो हुआ करते थे राजाओं के दरबार में रह करके राजाओं की बड़ाई करने का काम किया करते थे और इससे राजा बहुत बड़ा गौरव मानते थे इस बात को। तो इस तरह से जो भी साहित्य लिखा गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जन काव्य नहीं था वो, क्योंकि इसमें जनता की समस्याओं को नहीं लिखा गया था, दरबार की बातों को लिखा गया था। इसमें श्रृंगार व शब्द सज्जा पर अधिक जोर दिया गया था। राजा को खुश करने के लिए ज़्यादातर चीज़ों को श्रृंगार पर लिखा गया था और इस साहित्य में वैभव तथा विलास के पुट प्रदर्शित होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा राजा को भव्य दिखाने का, उसको बड़ा राजा दिखाने का प्रयास किया जाता था। इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां अगर हम देखें तो श्रृंगारिकता, आपने भी देखा, श्रृंगार पर काव्य लिखा गया है, अलंकार पर काव्य लिखा गया है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा की गई है। जो भी राजा उन कवियों को आश्रय प्रदान करता था उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की जाती थी। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि नारी भावना, नारी को विलासिनी या प्रेमिका के रूप में दिखाया जाता था, उसको विलास की वस्तु समझा जाता था नारी को। और इस काल के साहित्य में रीतिकाल में ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए, रीतिकाल को आगे 3 भागों में बांटा जा सकता है। उसकी प्रमुख 3 शाखाएँ यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहली है रीतिबद्ध शाखा, फिर है रीति मुक्त शाखा और तीसरी है रीति सिद्ध शाखा। रीतिबद्ध ऐसे कवि हुआ करते थे। यहाँ पर रीति को जानना सबसे पहले बहुत जरूरी है। रीति यानी नियम कानून होते हैं। जो नियम कानून होते हैं काव्य लिखने के, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। रस छंद अलंकार का प्रयोग करना। तो जो भी कवि रस छंद अलंकारों का प्रयोग करते थे अपने साहित्य पर, उस पर जोर देते थे, उन कवियों को रीतिबद्ध कवि कहा जाता है। इन कवियों में केशवदास, चिंतामणि, मतिराम सेनापति प्रमुख रहे हैं। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा साहित्य पर अपने रीत का इस्तेमाल करेंगे, यानी रस छंद अलंकार का अधिक से अधिक इस्तेमाल करेंगे, उस पर जोर देंगे, तो सीधी सी बात है आपको जो काव्य है काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाएगा। और इसी वजह से केशवदास का जो भी साहित्य लिखा गया है वो बहुत ज़्यादा कठिन हो गया, बहुत टफ हो गया है, और इसी वजह से केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। तो रीतिबद्ध यानी रीत से बंधे हुए थे। रीति का मतलब होता है रस छंद अलंकार, इनका इस्तेमाल किया गया ज़्यादा से ज़्यादा। रीति मुक्त और रीति सिद्ध की बात करते हैं। रीति से जो मुक्त थे, मुक्त माने जिन्होंने रीति के पीछे ज़्यादा चलना उचित नहीं समझा, इस कवियों में शामिल थे आपके घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। इनके चारों के नाम आपको याद कर लेना होगा। ये स्वाधीन चिंतन दृष्टि द्वारा कविता लिखते थे। इनकी कविता रूढ़िवादिता के विरुद्ध विद्रोह थी। ये रूढ़िवादिता के खिलाफ लिखते थे जो समाज में व्याप्त थी, और इन्होंने रीति का ज़्यादा सहारा नहीं लिया, अपने मन मुताबिक ये कविताओं को लिखते थे। तीसरे नंबर पर बात करते हैं रीति सिद्ध की। सिद्ध का मतलब क्या होता है? जो बहुत योग्य व्यक्ति होता है। सिद्ध पुरुष कह दिया जाए तो बहुत योग्य व्यक्ति होता है। यानी ऐसे राइटर जो रीति में सिद्धता हासिल कर चुके थे, महारत हासिल कर चुके थे। और आप जानते हैं कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता है किसी चीज़ का, तो वो दिखावा कम करता है।
वैसे ही रीति सिद्ध जो कवि थे वो, उनको नॉलेज तो बहुत ज़्यादा था रीति का, रचना अलंकारों का इस्तेमाल तो बहुत अच्छी तरह से कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बार बार इसका इस्तेमाल नहीं किया, यानी ज़्यादा मात्रा में नहीं किया, वहीं पर किया जहाँ पर उनको उचित लगा। इसलिए उन्होंने रीति का इस्तेमाल कम स्थान पर तो किया, कम जगह पर किया, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस रीति का इस्तेमाल किया, और इसी वजह से उनकी जो उनकी रचनाएं थी वो बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट रहीं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यही ऐसा ही कुछ लिखा होगा, इनकी कविता रीतिबद्ध कवियों की तुलना में अधिक उत्कृष्ट रही, क्योंकि ये काव्यांगों के चक्कर में नहीं पड़े। इनकी रचनाओं की पृष्ठभूमि में अप्रत्यक्ष रूप से रीति परिपाटी काम कर रही थी, अप्रत्यक्ष रूप से काम कर रही थी। इन्होंने रीति ग्रंथ अवश्य नहीं लिखे, किंतु रीति की उन्हें भलीभांत जानकारी थी, और इस वजह से इनके जो रचना है वो काफ़ी ज़्यादा उत्कृष्ट रही। इनमें प्रमुख कवि थे आपके बिहारी। तो रीतिकाल के 3 प्रमुख शाखाओं को आपने पढ़ा। रीतिबद्ध यानी रीत से बंधे हुए थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा रीत का इस्तेमाल किया। मुक्त ऐसे लोग थे जिन्होंने रीत का इस्तेमाल नहीं किया, और उन्होंने जो रचनाएं लिखी वो रूढ़िवादिता के खिलाफ लिखी। रीति सिद्ध ऐसे राइटर थे जिन्होंने सिद्धता हासिल कर ली थी रीत को लेकर के, लेकिन उन्होंने उसका बार बार फालतू इस्तेमाल नहीं किया, और जहाँ पर भी इस्तेमाल किया वो बहुत ही उत्कृष्ट उनकी रचनाएं बन पड़ी थी। रीतकाल के आइए प्रमुख रचनाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। ये आपको याद करना होगा। उनके राइटर्स, बिहारी ने बिहारी सतसई, भूषण की शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक शिवा बावनी, केशवदास की कविप्रिया रसिकप्रिया रामचंद्रिका, मतिराम सेनापति पद्माकर, इनकी रचनाओं को आपको याद करना होगा। यहाँ से आपको वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। रीतिकाल के बाद अगले ब्रांच पर चलते हैं, आधुनिक काल। आधुनिक काल को निम्न युगों में बांटा जाता है, ये आपको मिल जाएगा बुक्स में भी। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। आधुनिक काल इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भी अभी जिस तरीके से साहित्य लिखा जा रहा था रीतिकाल में, उस तरीके को एकदम से चेंज कर दिया जाएगा। जिस टॉपिक पर साहित्य लिखा जा रहा था उस टॉपिक को चेंज कर दिया जाएगा, एक नए युग की शुरुआत की जाएगी, इसलिए इसको आधुनिक युग कहा जाता है। आधुनिक युग एकदम से अचानक से नहीं आ गया। आधुनिक युग यानी आधुनिक काल प्रारंभ होने में भी थोड़ा सा बीच में कुछ यहाँ पर जो पीरियड आता है उसमें कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। यानी आधुनिक काल में जो गद्य है वो डायरेक्ट खड़ी बोली में नहीं लिखा गया, पहले ब्रजभाषा का, आधुनिक काल प्रारंभ होने से पहले भी जो साहित्य लिखा गया उसमें पहले प्रारंभिक दौर में ब्रजभाषा का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया, यानी गद्य जो लिखा जा रहा था वो ब्रजभाषा में ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा था, लिखा जा रहा था। उनकी प्रमुख रचनाओं को आप यहाँ पर देख सकते हैं। श्रृंगार रस मंडन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है, इनको आपको रट लेना होगा। श्रृंगार रस मंडन विट्ठल नाथ की है, 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ की है, 252 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ की है, और अष्टयाम नाभादास की है। इसी तरह से अब ब्रजभाषा का इस्तेमाल थोड़ा सा कम हुआ, अब खड़ी बोली गद्य लिखा जाने लगा, यानी जो गद्य है वो खड़ी बोली में लिखा जाना प्रारंभ हो गया। इनके प्रमुख जो कविताएं हैं, जो रचनाएं हैं, रचनाकार हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। चंद छंद वर्णन की महिमा कवि गंग के द्वारा लिखी गई है। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी, रानी केतकी की कहानी इंसाल्लाह खान, नासीब केतोपाख्यान सदल मिश्र, प्रेम सागर लल्लू लाल, सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल। तो इस तरह से ये सारी रचनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद ये कुछ और भी यहाँ पर फैक्ट है, इनको देख लीजिएगा। अब इसके बाद चालू होता है आपका भारतेंदु युग। भारतेंदु युग की प्रवृत्तियों को समझ लेते हैं। क्या खास बात थी जिस वजह से भारतेंदु युग इसका नाम पड़ा? एक आपके कवि हैं, नीचे नाम उनका लिखा हुआ है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्होंने काफ़ी बदलाव किया था साहित्य लेखन में, इसी वजह से इस युग को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। क्या क्या चेंजिंग इन्होंने की थी? इन्होंने क्या कहा? साहित्य को दरबारी परिवेश से बाहर आम जनमानस तक लाना। इस युग की प्रमुख विशेषता ये थी कि अभी तक जो साहित्य लिखा जा रहा था वो किस पर लिखा जा रहा था? दरबार पे लिखा जा रहा था रीतिकाल में। अब इन्होंने कहा कि नहीं, दरबार में हमको नहीं लिखना है और लोगों की समस्याओं को लिखना है। तो इस तरह से ये भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्ति रही। राष्ट्रीयता की भावना, अभी तक देश की कोई बात नहीं कर रहा था, जितने भी राइटर थे वो देश की बात नहीं कर रहे थे, सब अपने राजा की बड़ाई में मगन थे। तो इन्होंने कहा नहीं, अब देश हमारा जो गुलाम है, अंग्रेज़ों के अंडर में है, काफ़ी बुरी स्थिति है, तो अब देश के लिए हमको कुछ लिखना पड़ेगा, और इस तरह से एक विद्रोह पनपेगा। समाज की दुर्दशा थी ही, समाज की दुर्दशा का इन्होंने चित्रण किया। अभी तक जो राजा थे वो राजा, यानी जो भी राइटर थे वो राजाओं की उनकी बड़ाई किया करते थे, समाज का चित्रण नहीं किया जा रहा था। समाज काफ़ी ज़्यादा दुखी था, परेशान था। श्रृंगारिकता की मर्यादित अभिव्यक्ति, अभी तक श्रृंगारिकता पर ही ज़्यादा पूरा जोर दिया जा रहा था रीतिकाल में। अब कहा गया नहीं, श्रृंगारिकता थोड़ा बहुत इस्तेमाल करेंगे हम, बहुत ज़्यादा श्रृंगारिकता पर बात नहीं करेंगे।
पाश्चात्य सभ्यता, अंग्रेजों की जो सभ्यता थी, सामाजिक अंधविश्वास, हमारे देश में तमाम सारे अंधविश्वास थे, रूढ़ियाँ, इन पर हास्य व्यंग के माध्यम से करारी चोट पहुंचाई गई और बताया गया कि ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदायक है। और अंतिम है खड़ी बोली का प्रचलन, किंतु अधिकांश कवियों के द्वारा ब्रजभाषा का प्रयोग। प्रचलन हालांकि हो गया था खड़ी बोली का, लेकिन अभी भी अधिकांश जो राइटर थे वो ब्रजभाषा में ही गद्य को लिखा करते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो अल्पकाल था, काफ़ी कम उम्र में उनकी डेथ हो जाती है, तो इन्हीं कामों की वजह से आधुनिक हिंदी साहित्य का जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कुछ आधुनिकता लाई थी अपने साहित्य में, एक नई चीज़ लेकर के आए थे, इस वजह से इनको ये नाम दिया जाता है। लेकिन इस काल में बहुत ज़्यादा राइटर्स ने काव्य तो नहीं लिखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की मयंक महिमा और हार्दिक हर्षोदर्श है। तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है रचनाएं, थोड़ा सा भारतेंदु हरिश्चंद्र की थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर। लेकिन भारतेंदु युग के पश्चात जो अगला युग आता है, द्विवेदी युग, इस युग में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आते हैं। इसका नाम क्यों पड़ा द्विवेदी युग? क्योंकि आप तस्वीरें देख सकते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कुछ खास काम किया था। इन्होंने 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादन चालू किया था। हालांकि पत्रिका का जो प्रकाशन है तो 1900 में हो गया था। 1900 से 1918 तक के, इसी वजह से इस काल को क्या कहा जाता है, द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जो सबसे बड़ा परिवर्तन लाया था, आपने भी पीछे देखा कि पीछे भारतेंदु युग में मुख्य रूप से किस भाषा पर साहित्य लिखा जा रहा था, ब्रजभाषा पर साहित्य लिखा जा रहा था। खड़ी बोली का प्रचलन चालू तो हो गया था, लेकिन अभी भी ज़्यादा मात्रा में ब्रजभाषा पर साहित्य लिखा जा रहा था। लेकिन इन्होंने इसी बात को चेंज कर दिया। इन्होंने क्या कहा, पत्रिका के माध्यम से कवियों को नायिका भेद छोड़कर, ये नायिका भेद यानी महिलाओं के ऊपर साहित्य लिखे जाने को इन्होंने कहा, मना किया कि इस पर आप साहित्य न लिखें, नए विषयों पर लिखने के लिए कहा, और साथ ही ब्रजभाषा को छोड़कर खड़ी बोली में साहित्य लिखने की इन्होंने बात की। ये सबसे महत्वपूर्ण दो बातें थी। इन्होंने नायिका भेद को कहा कि हटाओ और खड़ी बोली को लाओ साहित्य लेखन के लिए। साथ ही इन्होंने साहित्य लेखन पर भाषा परिष्कार हेतु भी बल दिया, यानी भाषा को परिष्कृत करना है, भाषा को शुद्ध करने का हमें काम करना है। द्विवेदी युग के बारे में, इसकी प्रवृत्तियों को आप समझ ही गए होंगे अच्छी तरह से। बाकी वही प्रवृत्तियाँ होंगी, दो चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई हैं। तो राष्ट्रीयता की भावना इसमें भी होगी। यहाँ पर एक खास बात होगी, मुक्तक रचनाओं के स्थान पर, छोटी छोटी रचनाओं के स्थान पर खंड काव्य, महाकाव्य, बड़े बड़े काव्य लिखने पर इन्होंने बल दिया। श्रृंगार भावना का विरोध एवं नैतिकता व आदर्शवाद पर बल, यहाँ पर भी वही पुरानी काव्य प्रवृत्तियाँ चल रही हैं कि नैतिकता व आदर्शवाद पर बल दिया जा रहा है, लोगों को अच्छा बनाने पर बल दिया जा रहा है। सामाजिक समस्याओं का चित्रण यहाँ पर भी किया जाएगा। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग अभी हमने आपको बताया ही। तो लगभग मिलता जुलता है, भारतेंदु युग से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। कुछ चीज़ों पर विशेष यहाँ पर बल दिया जा रहा है, जैसे खड़ी बोली पर बल दिया जा रहा है, और बाकी चीज़ें सेम टू सेम। इस काल के प्रमुख रचनाकारों की अगर हम बात करें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में जयद्रथ वध, भारत भारती, झंकार, साकेत, यशोधरा। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचनाओं में उद्धव शतक, गंगा अवतरण। इन्हें आपको रट लेना होगा। इसके बाद युग आता है एक, उसे छायावाद कहा जाता है। छायावाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान होता है। यानी आप अगर इसको बेसिक से समझें, यहाँ पर जो राइटर्स हैं वो अपने अंदर की बातों को लिखने का प्रयास करते हैं। अपने अंदर उनके मन में जो भी विचारधारा आती है उसको आध्यात्मिक तरीके से, अध्यात्म से जोड़कर लिखने का प्रयास करते हैं, और इस वजह से इस युग को छायावाद कहा जाता है। छायावाद की प्रवृत्तियों को समझ लेते हैं। आत्माभिव्यंजन, आत्माभिव्यंजन का मतलब है काव्य की विषय वस्तु अपने व्यक्तिगत जीवन से ही खोजने का प्रयास। अपने जीवन में उनको कोई घटना हुई है, उसी घटना को जोड़ करके वो बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा काव्य लिखने का प्रयास करते थे। तो अपने आत्मा के अंदर झांक करके ही सब्जेक्ट को उठाते थे। ये छायावाद काव्य की विशेषता है। बाह्य सौंदर्य के बजाय आंतरिक सौंदर्य के उद्घाटन में अधिक बल। किसी भी चीज़ के आंतरिक जो सौंदर्य है, उसकी अच्छाई, उस पर बल दिया जाता था। बहुत ही कम व मर्यादित श्रृंगार निरूपण, श्रृंगार यहाँ पर भी अब कम हो गया है। नारी के प्रति उदात्त दृष्टिकोण, पीछे वाले में नारी को मना किया गया था कि आप नारी को एक भोग विलास की वस्तु के रूप में ना उकेरें। अब इन्होंने इस काल में क्या कहा कि उसको और बढ़ा चढ़ा करके बताया, यानी नारी भी एक अच्छी व्यक्ति होती है, उसका भी सम्मान होना चाहिए, उसको सम्मानित जीवन जीने के लिए इन्होंने यहाँ पर दृष्टिकोण अपनाया और उस पर साहित्य लिखा। तो छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ रहीं। छायावाद की रचनाएँ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं।
जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में उर्वशी, प्रेम पथिक, झरना, आंसू लहर, कामायनी। निराला की रचनाओं में अनामिका, परिमल, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता। सुमित्रा नंदन पंत, आप यहाँ पर इनकी तस्वीरें देख सकते हैं। तो पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है क्योंकि उन्होंने प्रकृति के बारे में बहुत सारा लिखा है। इनकी रचनाओं में वीणा पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्या, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा। इसके बाद महादेवी वर्मा, इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है इस काल में अपनी रचनाओं को लेकर के। इनकी प्रमुख रचनाओं में निहार, रश्मि नीरजा, दीपशिखा, शांति गीत। इनकी सभी रचनाओं का जो संकलन किया गया है वो यामा नाम से किया गया है। यामा नाम की एक बुक बनाई गई है और उसमें इनकी सारी रचनाओं को लिख दिया गया है। अलौकिक विरह की प्रधानता इनके साहित्य में मिलती है। इनके साहित्य में इसी वजह से इन्हें आधुनिक मीरा या आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से छायावाद के पश्चात उत्तर छायावादी काव्य आता है, यानी छायावाद की एक ब्रांच आ जाती है जिसको उत्तर छायावादी ब्रांच कहा जाता है। इस ब्रांच को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। पहली शाखा है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा। राष्ट्रीय सांस्कृतिक का मतलब आपको समझ लेना है कि इसमें राष्ट्र के बारे में लिखा जाएगा, देश प्रेम के बारे में लिखा जाएगा। दूसरी है प्रणय मूलक। प्रणय माने होता है प्रेम से संबंधित व्यक्तिक काव्यधारा, यानी पर्सनल, अपने जीवन से संबंधित रहेगी वो रचना और उसमें प्रेम के बारे में लिखा जाएगा। तो एक रचना आपको बताई गई जो देश प्रेम के बारे में बताती है और एक रचना जो प्रेम के बारे में बताती है। इस काल में माखनलाल चतुर्वेदी, हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, पुष्प की अभिलाषा, आपके सिलेबस में भी है पुष्प की अभिलाषा। सुभद्रा कुमारी चौहान की वीरों का कैसा हो बसंत, खूब लड़ी मर्दानी। इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर की हुंकार, रेणुका, रश्मिरथी, उर्वशी और कुरुक्षेत्र। यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर ये राष्ट्रवाद पर बहुत ज़्यादा रचनाएं लिखते हैं और अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रयास करते हैं कि लोग जागरूक हों और देश प्रेम करें और देश को आज़ाद करने के लिए आंदोलन खड़ा करें। उर्वशी, आप यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाओं में उर्मिला महाकाव्य है। इसी तरह से प्रणय मूलक व्यक्तिक काव्यधारा के अंतर्गत बच्चन का नाम आता है। बच्चन को आप अच्छी तरह से जानते हैं, हरिवंश राय बच्चन है ये, जो अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिता हैं। इन्होंने मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मिलन यामिनी, निशा निमंत्रण की रचना की है, जो प्रेम पर लिखी गई रचनाएं। इसके पश्चात आपका एक नया युग आता है जिसको हम प्रगतिवाद के नाम से जानते हैं। प्रगतिवाद को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इतिहास जब आप पढ़ेंगे या राजनीति शास्त्र पढ़ेंगे वहाँ पर साम्यवाद या मार्क्सवाद के नाम से विचारधारा आती है। बेसिक सी जानकारी कर लीजिए कि साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा होती है जो कहती है कि समाज में दो प्रकार के वर्ग हैं, एक अमीर है और दूसरा गरीब। हमेशा से समाज में अमीरों का वर्चस्व रहा, गरीबों का शोषण होता रहा। तो ये ऐसा मानते हैं कि नहीं, अब गरीबों का भी वर्चस्व होना चाहिए समाज में और ये भी क्या करेंगे, बराबरी का हक मांगेंगे, इनका भी समाज में बराबरी का हिस्सा है। तो ये भी आंदोलन करें और आंदोलन करने के बाद समाज में क्या करें, बराबरी मतलब होनी चाहिए। मार्क्सवाद या साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जो बराबरी पर बल देती है, सीधी सी बात कहें तो जब बराबरी पर बल देने की बात होगी तो ये गरीबों का हमेशा पक्ष लेंगे, उनको अपलिफ्ट करने का, उनको उठाने का काम करेंगे। तो ऐसी विचारधारा जब आ जाती है किस पर, साहित्य में, उस विचारधारा को प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। तो ये बात आपको दिमाग में रख लेना अच्छी तरह से कि प्रगतिवाद में जो लेखक होंगे वो हमेशा गरीब को उठाने का प्रयास करेंगे, तो उसकी जो प्रवृत्तियां होंगी वो भी उसी तरह की हो जाएंगे। देख लीजिए आप, शोषित वर्ग की दीनता का चित्रण, जो भी शोषित लोग थे उनकी दीनता का चित्रण किया गया इस काल में। शोषक वर्ग के प्रति घृणा, बिल्कुल घृणा होगी जब उसका शोषण करने वाले, शोषित वर्ग का शोषण करने वाले जो शोषक वर्ग हैं उनके प्रति घृणा का भाव दिखाया जाएगा। सामाजिक समता के लिए क्रांति की अनिवार्यता, कह रहे हैं गरीबों को कि आप क्रांति करिए, इससे हमारी जो सामाजिक समानता स्थापित हो जाएगी। धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था, बिल्कुल अनास्था उनकी होगी क्योंकि उनका मानना है कि ईश्वर की वजह से और धर्म की वजह से ही ये जो सामाजिक असमानता है वो व्याप्त हुई है। तो उसके प्रति इन्होंने क्या किया, अनास्था प्रकट की। नारी तथा सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण, नारी का और सामाजिक जो जीवन है, समाज में जो वर्ण व्यवस्था है, तमाम सारी समस्याएं हैं, उनका उन्होंने वास्तविक रूप से चित्रण किया, दिखाया कि देखिए इनसे कितनी समस्याएं समाज में आ रही हैं। तो इस तरह से प्रगतिवादी प्रमुख कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, रांगिया राघव। इनमें से आपको नागार्जुन की रचनाओं को ही तैयार कर लेना है। युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, तुमने कहा था। प्रयोगवाद और नई कविता। प्रयोगवादी कवि प्रयोग करने में विश्वास करते हैं। इन्होंने प्रयोग किए हैं तमाम सारे नए नए। ये नए प्रयोग किस
तरह के होते हैं, भाषा, उपमान, शिल्प, विषय वस्तु, इन तमाम टॉपिक पर इन्होंने कुछ नई नई एक्सपेरिमेंट किए हैं। इस वजह से इस काल को प्रयोगवाद कहा जाता है। और प्रयोगवाद का जो प्रारंभ होता है वो अज्ञेय द्वारा संपादित, ये आपकी तस्वीर आप देख सकते हैं, अज्ञेय की तस्वीर है, और इन्होंने 1943 में संपादन किया था तार सप्तक का। आगे हम बताएंगे तार सप्तक क्या होता है। इसके प्रकाशन से ही प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। इन सप्तकों का प्रकाशन समय समय पर भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा किया जाता है, एक संस्था है। प्रयोगवाद और नई कविता में कोई समय सीमा नहीं खींची जा सकती है, ये दोनों एक ही काव्यधारा के विकास की दो अवस्थाएं हैं। 1943 से 53 तक की कविता को प्रयोगवाद और 53 के बाद की कविताओं को नई कविता के नाम से जाना जाता है। आइए जान लेते हैं ये तार सप्तक क्या होता है। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में किया गया था, और इसमें होता ये है कि अज्ञेय ने क्या किया था, 7 कवियों के साथ मिलकर के, यानी टोटली 7 लोग मिल करके तमाम सारी रचनाएं करते हैं, और उन रचनाओं को क्या करते हैं, संपादित करते हैं और उनको प्रकाशित करवाते हैं। तो अज्ञेय के अलावा मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, नेमी चंद्र जैन, रामविलास शर्मा, प्रभाकर वाचवे, ये सारे लोग मिल करके क्या कर रहे हैं, प्रकाशन करते हैं अपनी रचनाओं को इकट्ठा, मतलब कंबाइंड रूप से। इसलिए इस काल को तार सप्तक, ये मतलब इसको तार सप्तक कहा जाता है। दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक इस तरह से प्रकाशित किए जाते हैं। संपादक पहले, दूसरे, तीसरे के अज्ञेय ही थे, लेकिन चौथे सप्तक के जो संपादक वो बदल जाते हैं, वो नामवर सिंह हो जाते हैं। पहले वाले का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले वाले का नाम तार सप्तक है, लेकिन इसका फिर दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया, पहले, दूसरे, तीसरे का किसने प्रकाशन किया, अज्ञेय ने किया। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों को समझ लीजिए। नवीनता, भाषा, विषय वस्तु, शिल्प के दृष्टि से नवीनता लाई गई। बौद्धिकता, यहाँ पर एक नई चीज थी। रागात्मकता का ह्रास व विचारात्मकता की वृद्धि, यानी राग व कविता को राग के माध्यम से बहुत अच्छा दिखाने का प्रयास नहीं किया गया। कविता भले ही राग में बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन जब भी कोई कविता पढ़ता था उस कविता से वो सोचता रह जाता था कि यार कितना गलत है, या ये ऐसी चीज़ है, ये वैसी चीज़ है, तो उसके बारे में उसके दिमाग में खटक जाता था वो चीज़, और वो सोचने पर मजबूर हो जाता था। ऐसी रचनाओं को यहाँ पर लिखा गया। अतिशय वैयक्तिकता और यथार्थवादिता, इन टॉपिक पर भी यहाँ पर बात की गई। इस काल में प्रमुख रचनाकारों में भी आपको बताया गया, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय की बावरा अहेरी, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है इनकी। कितनी नावों कितनी बार, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, गजानन माधव मुक्तिबोध की, चांद का मुंह टेढ़ा, धर्मवीर भारती की अंधा युग, ठंडा लोहा कनुप्रिया, गिरजा कुमार माथुर की धूप के धान। सारी रचना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको रटी होनी चाहिए। तो इस तरह से हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को इस वीडियो में हमने ख़त्म कर लिया है। अपने अगले वीडियो में हम रस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो छोटा सा वीडियो होगा। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, अपने अगल बगल रहने वाले जो स्टूडेंट हैं, जो कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं या 9 में पढ़ रहे हैं, या आपके दोस्त हैं, तो उन्हें शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।